गाइस, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स 2021 और आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किंग डिमांड कर्व। क्या होता है डिमांड कर्व? आप सभी जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच का एक कर्व होता है जो कि डिफाइन करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन। आप जानते हैं जब भी किसी चीज का प्राइस हम बढ़ा देते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। यहीं पे जब हम किसी चीज का प्राइस घटा देते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। और इसी के साथ अगर हम दूसरी तरीके से चीज को देखें तो क्वांटिटी अगर किसी चीज की बढ़ा दें तो उसका प्राइस घट जाता है, और अगर उसकी क्वांटिटी कम कर दें तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ये इनवर्स रिलेशन हमें डिमांड कर्व से ही पता चलता है और डिमांड लॉ इसको बताता है। अब आते हैं किंग डिमांड कर्व। क्या होता है किंग डिमांड कर्व, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसी के बाद हम शुरू करते हैं किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व जैसे कि आप जानते हैं एक डिमांड कर्व जिसमें किंग है। तो अभी जानेंगे हम कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इस डिमांड कर्व में किंग आया है, यानी कि ये हल्का सा टेढ़ा हुआ है। देखिए सिंपल इस चीज को हम समझते हैं कि किंग डिमांड कर्व एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि हमें ओलिगोपोली मार्केट की कंडीशंस को समझाने की कोशिश करता है। ये स्विजी ने दिया है। अब हम समझते हैं इसके assumptions क्या है। सबसे पहले देखिए किसी भी मॉडल को देने से पहले कुछ assumptions होते हैं जो कि जरूरी होते हैं उस मॉडल को समझने के लिए। तो इस मॉडल के भी कुछ assumptions हैं जो कि ये है। देखिए सबसे पहले अगर कोई फर्म अपने प्राइस को घटाती है तो उसके साथ जितनी भी फर्म्स होंगी वो फॉलो अप करेंगे इस चीज को, मतलब वो इस अपने प्राइसेस को वो भी घटाएंगे। अब इसी के साथ अगर कोई फर्म अपने प्राइसेस को इंक्रीज करती है तो जो उसके साथ जो आगे की फर्म्स होंगी वो भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो अब आ जाते हैं डिमांड कर्व 1 पे, यानी कि हमने एक डिमांड कर्व आपके सामने रखा है जिसमें कि D1 डिमांड कर्व है और आपका जो इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो MR1 है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो MC1 है। तो इस को आप समझ चुके हैं, इतनी थ्योरी आप जानते हैं कि जो MC1 और MR1 का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, यानी कि ये पॉइंट यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पे कि फर्म मैक्सिमम अपना अर्निंग कर पा रही होगी। अब इसी के साथ हम दूसरा कर्व देख लेते हैं, डिमांड कर्व देख लेते हैं P2, जो कि इस तरीके से बना है, यानी कि इसका D2 ये ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब और इनइलास्टिक का मतलब अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके एक वीडियो है जो इलास्टिसिटी और डिमांड को समझाती है। तो साथ में हम देखेंगे अब इस चीज को कि MR2 यहाँ पे क्या है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू है और MC2 आपका मार्जिनल कॉस्ट है। अब ये दोनों ग्राफ आपने अभी ध्यान से देख ले हैं। अब आप पढ़ेंगे जो मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि किंग डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए किंग डिमांड कर्व कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, ये 3 चीजों को एक्सप्लेन करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सबसे पहले हमने assumption लिया था कि अगर कोई भी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करेगी तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो अप नहीं करेंगी, यानी कि टोटल मार्केट जो होगा वो इस ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें तो जो अगर कोई फर्म मानो P2 प्राइस को चूज करती है तो यानी कि वो चूज करती है डिमांड कर्व D2 को, यानी कि वो अपना डिमांड कर्व यहाँ पे रखती है, तो कोई भी फर्म इसको फॉलो अप नहीं करेगा। इसलिए जो मार्केट में फर्म जो डिमांड कर्व होगा वो P1 पे ही रहेगा और मतलब वो D1 डिमांड कर्व ही रहेगा। तो देखते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़े क्वांटिटी बढ़ेगी वो इसी ट्रेंड को फॉलो करता जाएगा। अब एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगा कि जो फर्म होगी दूसरी फर्म कोई फर्म होगी जो अपने प्राइसेस को रिड्यूस करेंगी, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्शन में रिडक्शन होता है, यानी मतलब किसी भी प्राइस में रिडक्शन होता है तो वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा, यानी कि जो फर्म्स होंगी वो उसको फॉलो अप करेंगी। इसके साथ साथ वो क्या कर देंगी, वो D2 पे शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि D1 से शिफ्ट हो जाएंगी D2 पे। तो ये चीज आप इसके अंदर देखते हैं। अब ये क्या होने वाला है, ये जो ग्राफ यहाँ से कंटिन्यू किया गया था मार्केट में एक सिचुएशन के बाद वो सब यहाँ पे सिचुएट हो जाएंगे। देखिए इसमें टोटली कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एक्शन रिएक्शन हो रही है, यानी कि जब कोई फर्म अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है तो उसके रिएक्शन में जो फर्म्स हैं वो अपने प्राइसेस को होल्ड कर रही है, मतलब उसी पॉइंट पे रख रही है और अपना मार्केटिंग कर रही है।
इससे क्या हो रहा है कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और उसके कस्टमर्स को भी लॉस नहीं कर रही है वो। तो इसी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो ये P2 पे भी जो शिफ्ट हुए हैं वो वापस से इसी पोजीशन में आ जाएंगे। यहीं पे अगर देखते हैं कि अगर कोई फर्म अपने प्राइजेस को घटा रही है तो उसको सभी फर्म फॉलो करने लग जाएंगी ताकि वो अपने कस्टमर्स को सेव कर पाए, यानी कि ज्यादा, क्योंकि देखिए प्राइस कस्टमर कहाँ अट्रैक्ट होगा, जहाँ की प्राइस कम होगा। तो ऑब्वियसली सारे फर्म्स कम प्राइस पे चले जाएंगे ताकि वो अपने कस्टमर्स को बचा सके। तो धीरे धीरे हम एक सिचुएशन देखते हैं कि रिजल्टेंट जो डिमांड कर्व आता है मार्केट के अंदर वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी कि आप देख सकते हैं जो D1 और D2 का अगर हम मिक्स कर दें तो वो कुछ इस तरीके फाइनल डिमांड कर्व प्रोड्यूस करता है। और जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम किंग कहते हैं। किंग यानी कि टेढ़ा हो जाता है इस जगह पे। तो इस चीज से हम समझते हैं एक किंग डिमांड कर्व है क्या। अब देखते हैं इसको बनाने की जरूरत क्या है, मतलब ये मार्केट में हम क्यों पढ़ते हैं, इस मॉडल को हम क्यों पढ़ते हैं। इसके देखिए इससे हमें 3 चीजों का मालूम चलता है कि किस तरीके से एक्शन रिएक्शन होता है। पहली चीज देखिए, सबसे पहले अगर कोई फर्म अपने प्राइस को बढ़ाती है तो उसके फॉलो अप में कोई भी फर्म अपना रिएक्शन ये नहीं देती कि वो भी अपने प्राइस बढ़ा दे, वो अपने प्राइस को उतने पे रखती है। लेकिन अगर कोई फर्म अपने प्राइस घटाती है तो उसके रिएक्शन में क्या होता है कि सारे फर्म्स उसको फॉलो अप करते हैं और वो इस तरीके से एक मॉडल देता है। तो अब ये चीजें हमें क्लियर होने लग गई है कि किस तरीके से फर्म्स काम करती हैं। और साथ ही में इसमें एक और चीज बताई जाती है जो है प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब जहाँ पे किंग है, यानी कि इस पॉइंट पे जो किंग है, ये पॉइंट आपका इसका मार्जिनल रेवेन्यू, देखिए आप सबसे पहले आप समझते हैं कि MC1 या MC2 जो भी है ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। जब क्या होता है, जब इस पूरे उसका ग्राफ का क्या होता है, डिवाइडिंग होता है, मतलब जब ये शिफ्ट हो जाता है इससे इसमें, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है वो भी इससे इसमें शिफ्ट हो जाता है। अब जो शिफ्ट का दौरान होता है, यानी कि ये पोर्शन इस पॉइंट पे आप जब देखते हैं कि ये पोर्शन जो हमें मार्जिनल रेवेन्यू का मिल गया है ये एग्जैक्टली सेम रहता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइस रिजिड हो जाता है, यानी कि जो प्राइस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, चाहे हम कोई भी कॉस्ट लगा ले। यानी कि अगर हम MC1 भी लगा लें तो भी प्राइस सेम उतना ही रहेगा, और अगर हम MC2 भी लगा दें तो भी प्राइस उतना ही रहेगा, या फिर MC3 अगर हम एक और तीसरा ड्रॉ कर देते हैं तब भी प्राइस उतना ही रहेगा। ये चीज, इसी चीज को हम बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। इस पॉइंट पे हम उस चीज को देखते हैं। देखिए आप, ये कुछ नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू कब है, यहाँ से कंटिन्यू हो रखा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है इस तरीके से, और ये वापस से यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो यानी कि ये मार्जिनल रेवेन्यू का कुछ इस तरीके से बन जाता है। और ये चीज आप पहले से जानते हैं कि MC1 जो है ये कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये MC2 भी मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, देखिए आप जानते हैं, ये चीज भी जानते हैं कि MC2 MC1 से कम है। लेकिन अब अगर यहाँ पे एक और तीसरा MC3 हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको भी यहाँ पे कट करें तो भी यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस रिजिडिटी वही रहती है, सेम रहती है। तो इसी को हम प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट हमें समझ आते हैं इजीली, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहला कि फॉर्मर इस प्राइस इंक्रीज को कोई भी फॉलो अप नहीं करेगा, इस प्राइस डिक्रीज को हर कोई फॉलो करेगा, और यहाँ पे आप प्राइस रिजिडिटी को समझ पाएंगे। तो यही किंग डिमांड कर्व का बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अब जानते हैं कि इस किंग डिमांड कर्व में क्या आपकी कमियां हैं। तो देखिए सबसे पहले, कमियां तो हर चीज में होती है, हो सकता है इस वीडियो में भी कमियां हो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब आते हैं इसकी क्रिटिसिज्म पे। देखिए क्रिटिसिज्म में सबसे पहले आप समझ पाए होंगे कि इसमें कुछ क्रिटिसिज्म है। देखिए प्राइस रिजिडिटी को तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन प्राइस को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यहीं पे आप देखते हैं कि राइवल फर्म जो है वो क्या कर रही है, प्राइस डिक्रीज को तो फॉलो अप कर रही हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि प्राइस डिक्रीज या प्राइस इंक्रीज हो। ये सब इंपेरिकल डाटा पे बेस्ड होता है कि किसको कितना फायदा हो रहा है, उस हिसाब से अपने अपने एक्शंस रिएक्शंस होते हैं फर्म्स के। एग्जैक्टली वो सेम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये नॉन प्राइस कंपटीशन की बात भी करता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके का आइडियाज होते हैं। तो ये भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइस हाई होने के बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट से कई लोग अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ट्रेंड यही हो कि प्राइस का ही फर्क पड़ रहा हो। तो ये चीजें भी इसमें इग्नोर की गई है टोटली। इसमें इग्नोर किया गया है प्राइस लीडरशिप और कार्टेल्स। यहाँ तक कि आपको पता है कार्टेल सिस्टम क्या होता है। कार्टेल में कार्टेल होते हैं जो कि लोग एक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पर ये ऐसी चीजें होती है, मार्केट के अंदर कई चीजें हैं जो इसमें इग्नोर कर दी गई है। तो ये मॉडल अच्छा है,
पर इसको हम एकदम परफेक्ट नहीं कहते, हर चीज़ में कमियां होती है। और अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ कमियां लगी हो तो उसके लिए आप प्लीज़ माफ़ करें, और इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे।